हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ इन गेटवे क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फोर्स सिस्टम की बात करी थी। अगर किसी फोर्स सिस्टम में किसी पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एकेटीयू में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं फोर्स सिस्टम से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे और एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीम क्या होती है ना, बीम पर कौन कौन सी सपोर्ट्स लगी रहती हैं, बीम पर कौन कौन से लोड्स लगे रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो पुल होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, वहां पर बीम होती है, लोड्स होते हैं। जैसे जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर भी बीम्स लगी रहती है। तो बीम को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे। तो यहां से आपको एकेटीयू में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार कि भाई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लोड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस इन बीम, कि बीम पर जो सपोर्ट्स होती हैं और सपोर्ट्स पर जो रिएक्शंस आती हैं, उन रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आज हम देखने वाले हैं। चलिए, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एक बार मैं उनको बता देता हूं कि बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। आप इंडिविजुअल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा जो कॉम्बो पैक है उसको पसंद करते हैं। कॉम्बो पैक का मतलब होता है कि सभी सब्जेक्ट्स आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, एफएमई, सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे होते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज मिल रहे होते हैं। पूरे का पूरा कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एकेटीयू का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से पूरा कंटेंट वहां पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपके पास होगा, किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, और फुल कोर्स का लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी एनरोल करके आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो समझते हैं बेटा कि बीम क्या होती है ना। बीम होती क्या है, मैंने बताया आपको, जैसे ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन, वहां पर क्या लगी रहती है, बीम लगी रहती है। तो बीम बेसिकली, बीम के ऊपर एक लोड रहता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 2 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाए कि बीम बेसिकली होती क्या है, बीम होती क्या है, वो आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 नंबर में आ सकती है, लेकिन आज तक आई नहीं है, पूछा नहीं जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहां पर ये एक बीम ऐसा समझो कि जैसे ये है, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग कि भाई इसकी एक डायमेंशन ज्यादा है, और देखो इसके अंदर कितने डायमेंशन है, 2, एक इसकी लेंथ और दूसरा इसका डायमीटर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो डायमीटर से काफी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ दूसरी डायमेंशन से ज्यादा है, इसकी लेंथ जो है वो डायमीटर से काफी ज्यादा है। आप लोग देखते हैं ना इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है, जो इस तरह से आप देखे होंगे अपने घर में बीम लगी रहती है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, उसकी हाइट से, उसकी ब्रेड्थ से उसकी लेंथ जो है काफी ज्यादा होती है। तो कुछ उस तरह से यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, इसके ऊपर लोड लगे रहते हैं। तो बीम का काम है, बीम का काम है कि उसके ऊपर क्या रहेंगे, लोड, लोड को ये बियर करेगी। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये लोड कितना है, मान लो ये लोड है आपका P1 है, ये P2 है, P3 है एंड दिस इज P4। जब ये लोड नीचे की तरफ लग रहे होंगे इस बीम के ऊपर, तो यहां पर सपोर्ट्स भी होती हैं, तो वहां पर भी यहां पर रिएक्शन भी आती है। तो मान लो ये रिएक्शन R1 है, ये रिएक्शन है आपकी R2। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा कि बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है whose one dimension is very large as compared to other lateral dimensions। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी एक डायमेंशन बाकी की सभी डायमेंशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसकी लेंथ क्या है, काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डायमीटर, और लेंथ और इसका डायमीटर क्या है, लेटरल है, परपेंडिकुलर है। लेटरल का मतलब होता है, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है ना। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, इसका डायमीटर काफी कम है। जो आप देखते हैं, आप जिस घर में बैठे हैं वहां पर भी बीम लगी होगी जिसके ऊपर लोड रखा हुआ है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये वाली जो डायमेंशन होती है, लेंथ ज्यादा होती है उसकी हाइट से और उसकी विड्थ से। ठीक है ना। चलो,
दूसरी चीज आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बीम कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जहां पर शियर फोर्स लगे रहते हैं। अभी शियर फोर्स कौन से होते हैं, जैसे यहां पर एक P1 लगा है, P2 लगा है, P3, P4, R1, R2, ये सब शियर फोर्स हैं। कैसे फोर्स है ये? शियर फोर्स है। शियर फोर्स का मतलब होता है कि जैसे ये एक कोई बीम है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के जो पैरेलल फोर्स लगते हैं, क्रॉस सेक्शन के जो फोर्स कैसे लगते हैं? पैरेलल लगते हैं, इस तरह से, है ना। इस तरह से जो फोर्स लग रहे होते हैं उनको हम शियर फोर्स कहते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये बीम है, तो ये जो फोर्सेस लगे हुए हैं, क्या ये इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हैं? यस और नो, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हैं। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर फोर्स है तो उनको शियर फोर्स हम बोल रहे होते हैं। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर शियर फोर्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर क्या होती है, सपोर्ट्स होती हैं। यहां पर क्या होंगे, बीम को सपोर्ट दी जाती है। और कितने टाइप्स की सपोर्ट होती है, ये एक बार एकेटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सिलेबस में मेंशन है ना। तो एक होती है आपकी रोलर सपोर्ट, दूसरी होती है हिंज सपोर्ट, और जिसको हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड सपोर्ट, जिसको हम बिल्ट इन सपोर्ट भी कहते हैं। इनको एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होती हैं और उन पर जो रिएक्शंस हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखना होगा हमको कि जो रोलर सपोर्ट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो यही है। तो रोलर सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, है ना। इस तरह से हम रोलर सपोर्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस तरह से रोलर बना दीजिए, लाइक दिस। तो दिस इज द रोलर सपोर्ट। ये कौन सी सपोर्ट है, ये है आपकी रोलर सपोर्ट। या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, लाइक दिस, है ना। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द रोलर सपोर्ट, दिस इज द रोलर सपोर्ट। अब सवाल यह है कि सर जब यहां पर एक सपोर्ट लगी हुई है तो इस पर रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? अगर रिएक्शन आएगी तो कितनी रिएक्शंस आएंगी? रिएक्शन का मतलब समझते हो भाई? जब इस बीम के ऊपर लोड लगा होगा, जब इस बीम के ऊपर इस तरह से लोड लगा होगा तो क्या आएगा? मान लो ये P1 है, ये लोड कितना है? दिस लोड इज P1, दिस लोड इज P2। तो जब लोड लगा होगा तो यहां पर एक सपोर्ट रिएक्शंस आएंगी। अगर मैं इसको बनाऊं, इसको मैं अगर बनाना चाहूं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लोड लगे हुए हैं, P1 लगा हुआ है, यस। कितना लोड लगा हुआ है? एक P1 लगा हुआ है, यहां पे एक लोड लगा हुआ है P2 यहां पे। तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको, P1 और P2। लेकिन जब ये सपोर्ट्स को हटाओगे तो रिएक्शंस आएंगी। इन सपोर्ट्स को हटाओगे तो क्या आएंगी? रिएक्शन आएंगी। तो कितनी रिएक्शन आएंगी ये इंपॉर्टेंट है, कितनी रिएक्शन आएंगी ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये वॉल है, दीवार है सामने, इस दीवार पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, एक्शन फोर्स लगाता हूं, तो इस दीवार मेरे पे क्या लगाएगी? एक रिएक्शन आएगी। सोचो अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये दीवार उधर की तरफ मूव कर गई, ये दीवार उधर की तरफ चली गई, तो कोई रिएक्शन आएगी? नो रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कैलकुलेटर है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और ये कैलकुलेटर उधर की तरफ मूव कर गया, ये कैलकुलेटर मोशन में आ गया, तो क्या कोई रिएक्शन आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस कैलकुलेटर को ऐसे रोक देता हूं, ऐसे रोक देता हूं, है ना, कुछ लगा देता हूं, यहां पे रुक गया, अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो अब रिएक्शन आएगी, अब रिएक्शन आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मोशन रुक चुकी है, मोशन रुक चुकी है। तो अगर मोशन रुकेगी, अगर मोशन रुकेगी, अगर मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, उस डायरेक्शन में क्या आएगी? रिएक्शन आएगी। अब देखो ये जो रोलर है, ये रोलर लगा हुआ है। अब मान लो इस बीम के ऊपर एक लोड लगा हुआ है, मान लो ऐसे लोड लगा देते हैं, इसके ऊपर एक और लोड लगा देते हैं, मान लो कितना है? P3। तो क्या होगा? ये बीम तो उधर की तरफ खिसक जाएगी। जैसे ऐसे समझो कि ये है आपका ये है ना, यहां पर रोलर लगा दो आप, ये रोलर लगा दो, यहां पे ये रोलर रखा हुआ है और बीम इसके ऊपर है, तो बीम तो ऐसे चली जाएगी ना। तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में क्या मोशन रुकी है? क्या मोशन रुकी है भाई? ये तो ऐसे चली जाएगी ना, इधर की तरफ खिसक जाएगी। तो रोलर लगे हुए हैं तो बीम ऐसे ऐसे चल सकती है, मूव कर सकती है। इसका मतलब मोशन रुक नहीं रही है। एक्सियल डायरेक्शन में मोशन परमिटेड है। तो एक्सियल डायरेक्शन में बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी आगे जाकर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो एक्सियल डायरेक्शन बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन परमिटेड है, मोशन अलाउड है, इसलिए कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ऐसा देख लेते हैं
क्या ऊपर से, अच्छा ये क्या घूम भी सकती है, क्या रोटेट कर सकती है? अगर यहां पर रोलर लगा हुआ है ऐसे रोटेट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन भी परमिटेड है, रोटेशन भी परमिटेड है, ये घूम सकती है। इसलिए यहां पर मोमेंट रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी, मोमेंट रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। बताया था ना लास्ट फर्स्ट लेक्चर में कि मोमेंट क्या होता है, तो यहां पर मोमेंट रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। अब एक और देखते हैं, क्या नीचे की तरफ जब लोड लगा होगा, नीचे की तरफ जब लोड लगा होगा, क्या नीचे की तरफ बीम जा सकती है? क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये जैसे यहां पर ये फिक्स कर दिया मैंने, अब यहां पर ये बीम रखी हुई है, ऊपर से लोड लगा हुआ है, क्या नीचे जा रही है? क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर, क्या इसका मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए जिस तरफ मोशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं है, उस डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी। क्योंकि मैं अगर वॉल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा दीवार पे, दीवार अगर नहीं खिसकेगी तो इसका मतलब रिएक्शन आएगी। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि ओनली वर्टिकल, क्या लिखा हुआ है? ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, केवल वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही रिएक्शन आएगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएंगी? 1। तो ध्यान रखना कि जो रोलर सपोर्ट है, ध्यान रखना जो रोलर सपोर्ट है, केवल और केवल एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दिखा सकते हैं यहां पर हम रिएक्शन दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। और इसको अगर आपने बोला पॉइंट ए, तो इसको आप बोल देंगे क्या? पॉइंट, ये बोल देंगे आप इसको आर ए। क्या बोल देंगे? आर ए। आर का मतलब है रिएक्शन और ए का मतलब है पॉइंट ए पर। तो जब सपोर्ट्स को आप रिमूव करते हो, जब सपोर्ट्स को रिमूव करते हो तो क्या है कि रिएक्शन दिखाते हो। ये भी क्या है? ये भी रिप्रेजेंटेशन है रोलर सपोर्ट का, ये भी रिप्रेजेंटेशन है रोलर सपोर्ट का। इसको बोल देते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी यहां पर लगा हुआ है, तो यहां भी क्या आएगी? यहां भी क्या लगा हुआ है? एक सपोर्ट लगी हुई है, और जब सपोर्ट को रिमूव करोगे तो रिएक्शन आएगी और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। और क्या लिखोगे आप इसको? आर बी। आर का मतलब है रिएक्शन और बी का मतलब है पॉइंट बी पर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है अभी कि अगर कहीं पर भी किसी बीम में रोलर सपोर्ट लगी हुई है तो केवल एक रिएक्शन डेवलप होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इतना पॉइंट याद रखो। अब ये रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बाद में समझ आ जाएगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं। तो ये होगी बात रोलर सपोर्ट की। किसकी बात हो गई? रोलर सपोर्ट की। नेक्स्ट आता है आपका पिन सपोर्ट, या हिंज सपोर्ट भी कह सकते हो, या हिंज सपोर्ट भी कह सकते हो। चलो इसका भी एक डायग्राम समझाते हैं कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। देखो, तो मैं यहां पर एक रोलर सपोर्ट लगा देता हूं पहले की तरह। एक मैंने यहां पर रोलर सपोर्ट लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो एक सपोर्ट यहां भी लगाओ। यहां पर लगाएंगे हम हिंज सपोर्ट, यहां पर लगाएंगे हिंज सपोर्ट। इसको बोलेंगे पॉइंट ए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोल देते हैं पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो रोलर सपोर्ट है, यहां तो एक रिएक्शन आ जाएगी जो मैंने अभी समझाया था आपको। और यहां पर ये है कौन सी? पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट का मतलब है, समझो कि जैसे ये कोई बीम थी, जैसे ये कोई बीम थी यहां पे, और यहां पर होल करके मैंने एक पिन डाल दी, इसमें एक पिन डाल दी, हिंज कर दिया इसको। अच्छा, जब हिंज कर देंगे, जब हिंज करेंगे तो क्या होगा? क्या देखो ये तो फिक्स सरफेस है, क्या ये नीचे जा सकती है? नहीं जा सकती। इसका मतलब वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिएक्शन आएगी, लेकिन यहां पर पिन लगी हुई है, तो यानी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती, एक्सियली मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में भी क्या आएगी? एक रिएक्शन आएगी। क्या ये मूवमेंट कर सकती है, मतलब घूम सकती है? हाँ, क्योंकि पिन लगाई है आपने इसमें, क्योंकि पिन लगाई है तो वो इस तरह से क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। इसका मतलब मोमेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको अगर आप चाहें तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। मान लो एक लोड यहां पर दिखा दो, बस ऐसे रैंडम कुछ भी दिखा सकते हैं आप। यहां पे ये मान लो लोड P1 है, ये लोड P2 है। इसका अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो आपने क्या करना है? ये लोड दिखाओ, यहां पर ये लोड है, ये लोड है। अब इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं, मतलब ये है कि आप यहां से इनको रिमूव करो। जब आप इनको रिमूव करोगे, इसको जब आप यहां से रिमूव करोगे, बी से सपोर्ट को रिमूव करो तो एक रिएक्शन आएगी, और ये की रोलर सपोर्ट है तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ जाएगी। और क्या लिखोगे आप इसको? इसको आप लिखोगे आर बी। बी पर वर्टिकल रिएक्शन है, बी पर क्या है? वर्टिकल रिएक्शन है। अब यहां पर दो रिएक्शन आने वाली हैं। कितनी रिएक्शन आएंगी? दो रिएक्शन आएंगी। एक कौन सी? वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं तो वर्टिकल में भी आएगी, और एक आएगी यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना? ये क्योंकि पॉइंट ए है तो इसको लिख सकते हैं हम आर ए एच। आर का मतलब रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर है, और एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको लिखेंगे आर ए वी।
आर बोले तो रिएक्शन, ए बोले तो पॉइंट ए पर, वी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पॉइंट ए पर इस तरह से दो रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर लिखा है कि वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है तो एक रिएक्शन आ जाएगी, एक्सियल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, रोटेशन परमिटेड है, रोटेट कर सकती है क्योंकि यहां पर क्या लगी हुई है, एक पिन लगी हुई है, यहां पर एक पिन लगी हुई है, इस एसएस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका हिंज सपोर्ट। ये कौन सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ये है आपकी रोलर सपोर्ट। तो याद रखेंगे रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो हिंज सपोर्ट होती है, जो पिन सपोर्ट होती है, दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और इनके दोनों के बीच का एंगल कितना होता है ये भी आपको पता है, कितना है, दैट इज 90 डिग्री। अब मान लो यहां पर ए पर अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको निकाल, जैसे यहां पे आर बी है, अब आपको आर ए अगर निकालना है इसका रिजल्टेंट तो कैसे करेंगे, आर ए एच का स्क्वायर, आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर, इस तरह से आप जो है ए पर ओवरऑल रिएक्शन निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, और दूसरी चीज अगर इसका आप एंगल निकालना चाहते हैं तो आप की रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर ए बी अपॉन आर ए एच। याद करो कल भी हम यही कर रहे थे, यही फॉर्मूला लगाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में देखो दो फोर्सेस हुआ करते थे, है ना, तो cos 90 कितना हो जाता था वहां पे 0, तो ये फॉर्मूला आपका वहां पे बनता था, तो ये याद हो गया आपको। चलिए आप देख सकते हैं ये पिन सपोर्ट है, आपने कई जगह ब्रिज वगैरह में देखा होगा इस तरह के एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर पिन लगी हुई है, तो जब पिन लगेगी तो ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ जाएगी, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी रुक जाएगी, मोशन रुक जाएगी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी, लेकिन ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, यानी कि मोशन मोमेंट इसके अंदर अलाउड है, रोटेशन अलाउड है, तो इसलिए मोमेंट रिएक्शन यहां पर नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वाले में आप आ जाओ जरा, नेक्स्ट वाला है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर जो बीम है इस तरह से फिक्स कर दिया, नट बोल्ट लगा दो, रिविट लगा दो, कुछ भी करो, वेल्ड कर दो, ये फिक्स कर दिया। जब आप इसको फिक्स करोगे तो ना तो ये इस डायरेक्शन मूव कर सकती है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, एक्सियल रिएक्शन आएगी, ना ये ऐसे मूव कर सकती है, इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी, और ना ही ये इस बार रोटेट कर सकती है क्योंकि फिक्स कर दिया है, तो इसलिए मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। यहां पर आपको तीन रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी, यहां पर आप देखिएगा। और इसी को हम इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, दिस इज योर फिक्स सपोर्ट, दिस इज योर, ये है आपकी फिक्स सपोर्ट। ये कौन सपोर्ट है, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। मान लो कि यहां पर एक लोड लगा हुआ है कुछ इस तरह से, यहां पर एक लोड लगा हुआ है मान लो W, और ये एंगल कितना है, थीटा। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर आप बनाना चाहोगे, कौन सा डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट डायग्राम जब बनाते हो तो क्या करते हो, तो वहां से क्या करना होता है आपको, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए जब आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो आपको सपोर्ट्स हटानी होती हैं और वहां पर रिएक्शंस दिखानी होती हैं। क्या करनी होती है आपको, रिएक्शन। तो ये पॉइंट, इसको आप बोल दीजिए बी, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर कुछ रिएक्शंस आएंगी। बोलो कौन कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी, क्या वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस, तो एक रिएक्शन ये आ जाएगी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी, यस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी। ओके, और क्या यहां पर एक मोमेंट रिएक्शन भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इस बार रोटेशन भी अलाउड नहीं है। तो ये होगा आपका आर ए एच, ये होगा आपका आर ए वी, और ये हो जाएगा आपका मोमेंट रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो भाई। तो ये बात समझ आ गई आपको कि अगर मान लो, अच्छा इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, इसको अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो W साइन थीटा ये हो जाएगा और W कॉस थीटा ये हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको रिजॉल्व करके लिखना चाहते हैं दैट विल बी W कॉस थीटा। तो याद रखना है आपको, याद रखना है आपको, कंक्लूड कर रहा हूं। आपके पास तीन सपोर्ट्स हैं, कितनी सपोर्ट्स बताई थी मैंने आपको, तीन सपोर्ट्स आपको बताई थी। यहां पे रोलर सपोर्ट, एक रिएक्शन आएगी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। फिक्स सपोर्ट, तीन रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल में भी आएगी, वर्टिकल में भी आएगी, और एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि रोलर सपोर्ट नंबर ऑफ रिएक्शन 1 इन वर्टिकल डायरेक्शन, हिंज सपोर्ट नंबर ऑफ रिएक्शन 2 वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। फिक्स सपोर्ट यहां पर आप देख सकते हैं
तीन रिएक्शंस है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी, और एक मोमेंट रिएक्शन भी। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोड। जो हमारा आज ही के सपोर्ट्स के बाद बीम की बात करी, बीम पर कितनी सपोर्ट्स हैं वो बात कर ली हमने, कितनी रिएक्शंस आती हैं सपोर्ट्स पर वो हमने बात कर ली। थर्ड वन है आपका इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ लोड विच आर सब्जेक्टेड टू बीम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बीम कंसिडर कर लेते हैं और यहीं पर हम सारे लोड को दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सी सपोर्ट ले लें, कौन सी बीम ले लें यहां पर हम लोग। चलिए हम ले लेते हैं यहां पर, दैट इज सिंपल सपोर्टेड बीम। अब ये सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएगा। ऐसे करके जो बीम बना रहे हैं यहां पे, ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, इसको बोल दिया हमने पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट इज बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये एक बीम है और इस बीम पर क्या लगे होंगे, लोड लगे होंगे, है ना। कौन कौन से लोड हो सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। एक तो हो सकता है आपका पॉइंट लोड, एक तो हो सकता है कौन सा, पॉइंट लोड। लिख देते हैं यहां पर, दिस इज द पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। देखो, द टाइप्स ऑफ लोड्स विच आर सब्जेक्टेड टू बीम, तो देयर आर द फोर, ये चार तरह के, 1 2 3 4, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड लोड, जिसको आप पॉइंट लोड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड नाम से आपको समझ में आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये लोड लग रहा होगा। किसी पॉइंट, जब लोड क्या होता है, किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है। जैसे मैं हूं, मेरा जो लोड है, मेरा जो वेट है, अगर मैं अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा हो जाता हूं, तो मेरा जो वेट है तो वो कहां पर हो जाएगा, मेरे पैर के अंगूठे पे, किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा। तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लोड लगा दिया। क्या लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया, जिसको हम W लिख सकते हैं, है ना। और इसकी यूनिट क्या होगी, W है, और W की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब एक सर्टेन लेंथ तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर्टेन लेंथ तक क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मेरा लोड है, मैं पैर के अंगूठे पे खड़ा नहीं हो रहा हूं अभी, मैं चारपाई पे अगर लेट जाता हूं, तो मेरा लोड जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो किसी एक पॉइंट पर नहीं रहेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं, लाइक दिस। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो एक सर्टेन लेंथ तक, मान लो ये कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर तक एक लोड लगा हुआ है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और याद रखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा आता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोले तो यूवीएल, शॉर्ट में बोलते हैं यूवीएल। इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। तो इसको हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इसका नाम है। तो ये वेरी करेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। तो इसको बोल दिया हमने पॉइंट ए, अच्छा इसका पॉइंट ए बोल दिया था। इसको एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये 2 मीटर है, ये ए है, वो बी है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया डी, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। और इसकी लोड की जो इंटेंसिटी है, इसको बोल देते हैं डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। जो यूडीएल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, वही होती है न्यूटन पर मीटर यूवीएल की। तो ये तो हो गया आपका यूवीएल, दिस इज यूडीएल, सॉरी यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये हो गया आपका यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सी से डी तक एक लोड लगा हुआ है, 2 मीटर की डिस्टेंस तक, W न्यूटन पर मीटर। पॉइंट ई से एफ तक एक यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, पॉइंट ई पर लोड की इंटेंसिटी 0 है, ई से एफ की तरफ लोड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली, इसीलिए तो ट्रायंगल बन रहा है। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं होगी, मान लो कुछ ऐसे होगी, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। लास्ट आता है आपका एक्सटर्नल मोमेंट, कि भाई किसी भी पॉइंट पर क्या हो सकता है, मोमेंट लग सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं मोमेंट को, या फिर आप इसको किसी पॉइंट पर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये क्या लग गया, यहां पर एक मोमेंट लग गया और इस पॉइंट को बोल दीजिए जी, है ना। तो इस तरह से हमने जो है सारे लोड एक साथ दिखा दिए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, एक बार आया हुआ है
कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लोड, है ना। तो लोड कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप एक ही डायग्राम में सभी दिखा सकते हैं। ये पॉइंट लोड है, ये यूडीएल है, यूबीएल है। इसका नाम हमने कुछ दिया नहीं है, तो जी इसका नाम दे दो, चलो एच दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया एक ही डायग्राम में। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप एक ही स्लाइड जो मैंने दिखा रखी है आपको यहाँ पर इस समय, इतना सफिशिएंट है। कई बार क्या होता है एक एटीओ में आपने देखा भी होगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा आपको कि यार ये लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए था, वो शॉर्ट में आता है। कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो 2 नंबर के हिसाब से पढ़ा है, कि ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, ये तो 7 मार्क्स में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। तो इसलिए अगर कोई भी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आता है आपका, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, है ना। शॉर्ट में आता है तो उसी के हिसाब से कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब मान लो टाइप्स ऑफ लोड है, 2 नंबर में आ गया, तो एक स्लाइड में जो लिखा हुआ है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव ने आपको 7 मार्क्स में दिया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे आप इसको अलग अलग, भाई एक स्लाइड से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, अलग अलग जो है डायग्राम बनाकर क्या समझा सकते हैं कि हेडिंग डाल देंगे, पहले तो सबके नाम लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद अलग अलग जो है समझा दीजिएगा। ओके, चलिए, जैसे आपको बोला गया है कि बताओ पॉइंट लोड क्या हो, पॉइंट लोड क्या होता है या कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि दिस लोड एक्ट्स एट ए पॉइंट। ये जो लोड होता है ये किसी पॉइंट पर एक्ट करता है, ये किसी पॉइंट पर एक्ट करता है, कंसंट्रेट करता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहां पर रोलर सपोर्ट लगा देते हैं इस तरह से, यहां पर हिंज सपोर्ट लगाते हैं। रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट का कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट होता है। ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लोड डब्ल्यू, और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट जो होगी इसकी वो क्या होगी, यूनिट होगी इसकी न्यूटन और किलो न्यूटन, ठीक है। न्यूटन में लिखा होगा या किलो न्यूटन में लिखा होगा, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। अभी जो पॉइंट लोड होता है, कंसंट्रेटेड लोड होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। तो इसके लिए भी क्या करोगे आप, डायग्राम बना करके समझा सकते हो, डायग्राम बना करके आप समझा सकते हो। जैसे मान लो कि यहां पर हमने क्या लगा दिया, ये लगा दी रोलर सपोर्ट, यहां पर लगा दी हमने एक हिंज सपोर्ट, ठीक है। चलो, और यहां पर एक काम करते हैं, क्योंकि बात हो रही है यूडीएल की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, मैंने बताया आपको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कुछ भी एग्जांपल ले लेना आप लोग, जरूरी नहीं कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एग्जांपल आप लो, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कितनी है, 3 मीटर तक। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये पॉइंट डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यूडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी से सी तक एक लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ, सपोर्ट्स को हटाओ, और दूसरी चीज आपको ये और ध्यान रखनी है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ध्यान रखना कि लोड जो है, लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ, यूडीएल जो है एक सर्टेन लेंथ तक लगेगा। जैसे यहां पर ये 3 मीटर की लेंथ तक लोड लगा हुआ है, अभी डिस्टेंस 1 मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक सर्टेन लेंथ तक जो लोड लगा रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम यूडीएल कहते हैं। लोड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। टोटल लोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, प्लेन फिगर क्योंकि यहां पर रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। और टोटल लोड एक्ट्स एट अ मिडिल ऑफ द लोडेड लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बड़ी इजीली आप बना सकते हैं। देखो जरा, इक्विवेलेंट डायग्राम का मतलब होता है कि यहां से क्या करना होगा आपको, रिएक्शंस को हटा दो पहले तो, ठीक है। तो आप सभी जान गए होंगे अब तक कि जो रिएक्शंस आएंगी वो कितनी आएंगी और किस डायरेक्शन में आएंगी। पॉइंट ए पर रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट में बताया था आपको केवल एक रिएक्शन आती है। कितनी रिएक्शंस आती हैं, केवल एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे इसको आप लोग, इसको लिखोगे पॉइंट ए है, तो ये हो जाएगा आर ए। बोलो यस और नो। ये है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, एक आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। भले ही एक जीरो हो जाए वो एक अलग बात है। ये पॉइंट डी है तो इसको लिखेंगे आर डी एच, है ना, और इसको लिखेंगे आर डी वी। अच्छा, मेन पॉइंट समझने का यहां पर ये है, यहां पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, यूडीएल, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट यहां पर है आपका बी, ये पॉइंट आपका सी है। अब आपको क्या करना है, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, समझना जरा ध्यान से। टोटल लोड कितना होता है, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। तो यहां पर हम टोटल लोड निकाल सकते हैं, टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड कितना होगा,
ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3, हाइट इंटू बेस ही होता है ना, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। तो देखो टोटल लोड मिल जाएगा आपको यहां से, कितना हो जाएगा टोटल लोड, तो टोटल लोड देखो 3, देखो मीटर से मीटर गया, 2 इंटू 3 दैट इज 60 किलो न्यूटन। तो देखो जो पॉइंट लोड की यूनिट थी, मैंने बोला था आपको कि यहां पर जो पॉइंट लोड होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन या किलो न्यूटन। यूडीएल और यूवीएल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां से 60 किलो न्यूटन आ जाएगा टोटल लोड। अब ये जो टोटल लोड है वो एक्ट कहां पे करेगा, टोटल लोड एक्ट एट मिडिल ऑफ द लोडेड लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक कितने डिस्टेंस है टोटल, दैट इज 3 मीटर। इसके मिड में एक्ट करता है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मिडिल में आता है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां पे आएगा, मिड में आएगा। तो यहां पर इसको हम दिखा सकते हैं, टोटल लोड जो हमको मिला है ये इसके मिड में आएगा, यहां पर कहीं, बोलो यस और नो, इसके बिल्कुल मिड में आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी थी 3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। और लोड कितना है, दैट इज 60 किलो न्यूटन। इसका टोटल लोड कितना आएगा, ये जो लोड की इंटेंसिटी दे रखी है इसको और इस 3 मीटर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 60 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन पर मीटर है, ध्यान रखना ये किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको आपने किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अब आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए वो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको यूडीएल को कन्वर्ट करना आ गया किसमें, टोटल लोड में, और कहां पे एक्ट करेगा, इसके मिड में एक्ट करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चल सकते हैं, चलिए। तो ये मिड में एक्ट करता है, ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर थी, तो बी से भी 1.5 मीटर, सी से 1.5 मीटर। आगे बढ़ा जाए, क्या याद रखना है, लोड की इंटेंसिटी यूडीएल में यूनिफॉर्म रहती है, टोटल लोड उसका एरिया निकाल लेंगे, और वो जो लोड होगा टोटल लोड वो कहां पे एक्ट करेगा, जितनी डिस्टेंस तक वो लोड लगा था उसके मिड में एक्ट करेगा। ये है थोड़ा सा और भी ज्यादा आपको समझना चाहिए इसको, है ना। यूबीएल है, ये कौन सा लोड है, यूबीएल है। चलो देखते हैं, यूबीएल बोले तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अरे वाह, मजा आ जाएगा इसको करने में, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल सीख लिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो, तो यहां पर एक काम करते हैं, लगा देते हैं क्या, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्या करता है, यूवीएल जो होता है वो वेरी करता है, नाम से ही पता लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये एक सर्टेन लेंथ तक लोड लगेगा और यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, है ना। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से। यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। मान लो ये पॉइंट कौन सा ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो सी पे लोड की इंटेंसिटी 0 है और सी से डी की तरफ यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, लोड इंक्रीज करता जा रहा है, और डी पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। मान लेते हैं ये कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, बोले तो 6 मीटर है, मान लेते हैं कितनी है, 6 मीटर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द लोड वेरी यूनिफॉर्मली, लोड यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। देखो सी से डी की तरफ लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। टोटल लोड कैसे निकालोगे, जैसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, यहां पर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा बड़े आराम से, और टोटल लोड एक्ट्स एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां पर जैसे रेक्टेंगल का सेंट्रोइड तो मिड में होता है, और इसका जो सेंट्रोइड होगा मिड में नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। ये चीज अगर आपको समझ आ गई, फिर आपको जो है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बस ये चीज और समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, इसके बाद हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन बता देंगे, यहाँ पे कितनी आएंगी, रिएक्शन कितनी आएंगी यहां पर, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, तो यहां पर 2 रिएक्शन आएंगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो इसको लिखेंगे आर ए एच, इसको क्या लिखेंगे, आर ए वी, ठीक है। यहां पर केवल एक सपोर्ट है रोलर, तो यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, क्योंकि ये पॉइंट बी है, तो इसको हम लिखेंगे आर बी। अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका टोटल एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं टोटल लोड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टोटल लोड आएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
तो एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना है हाफ इंटू 6 मीटर, हाफ इंटू 6 मीटर, और हाइट कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। जरूरी नहीं कि आप 20 का और 6 का एग्जाम्पल लें, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया आपसे, अगर सिंपल ये बताना है, ये समझाना है कि यूवीएल क्या होता है, तो यहां पर कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कुछ भी आप लोड लेकर के समझा सकते हैं एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, हाफ इंटू 6 इंटू 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा आपका 60। बोलो यस और नो, यस इट विल बी इक्वल टू 60। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 60 किलो न्यूटन। तो देखो पॉइंट ये था आपका किलो न्यूटन पर मीटर, अब ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका किलो न्यूटन में, किसमें आ गया है, किलो न्यूटन में आ गया है। अब ये एक्ट कहां पर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तो ये एक्ट करेगा नहीं। मान लो अगर कोई रॉड है, एक रॉड है और उसका डायमीटर सेम है, उसका डायमीटर सेम है, दो लोगों ने पकड़ा हुआ उसको, एक ने लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड से, मतलब एक ने तो इस कोने को पकड़ा हुआ है, एक ने इस कोने को पकड़ा हुआ है, तो लोड क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो एक रॉड है, एक तरफ से पतली है, दूसरी तरफ से मोटी होती चली गई वो, तो जिस तरफ रॉड का जो एंड होगा वो अगर मोटाई ज्यादा होगी, वहां पे उसका डायमीटर ज्यादा होगा, तो जिस व्यक्ति ने उधर से पकड़ रखा होगा उस पर लोड क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका सेंट्रोइड जो है मिड में तो नहीं होता है, इसका सेंट्रोइड, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड मिड में था, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, तो यहां पर तो ये मिड में एक्ट करेगा, लेकिन यहां पर ये मिड में एक्ट नहीं करता है। तो कहां पे एक्ट करता है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ये जो 60 किलोमीटर आपने देखा, 60 किलोमीटर कहां से आएगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, कौन सा पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट सी है, पॉइंट सी से डिस्टेंस ज्यादा होगी और पॉइंट डी से डिस्टेंस कम होगी। इसका अगर टोटल लोड का आप सेंट्रोइड देखेंगे तो कहां पे जाएगा इसका सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड कहीं यहां पर आएगा बेटा, इसका सेंट्रोइड कहीं इधर की तरफ आएगा, मतलब ये जो टोटल लोड है वो तो इधर भाग रहा है ना, तो सेंट्रोइड कहीं यहां पे आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी सी से कितनी होगी, ज्यादा होगी, डी से डिस्टेंस कम होगी। याद रखना, जहां पर हाइट ज्यादा, जहां पर ये दे रखा है आपको हाइट, तो वहां से डिस्टेंस कम होगी, और वो कितनी होगी, एक 2/3 होगी, एक 1/3 होगी। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं फ्रॉम पॉइंट, यहां लिख देता हूं फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी, सी से कितनी हो जाएगी 2/3 है ना, 2/3 टोटल डिस्टेंस का, किसका 2/3 टोटल डिस्टेंस का, तो 2/3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 4 मीटर। और जब इधर से 2/3 है तो उधर से 1/3 होगी, कितना, तो फ्रॉम, यहां लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है उधर, डी है, तो डी से कहां पे होगा 1/3 इंटू वॉट 6, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां पर इसका सेंट्रोइड कहीं होगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी कितनी आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी यहां तक, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। यहां पर इसका सेंट्रोइड होगा, तो इसको नीचे दिखा सकते हैं डायग्राम में, यहां पे यस कितना है 60, तो ये जो पॉइंट होगा आपका यहां पर कहीं एक्ट करेगा, और कितना लोड आएगा ये 60 किलो न्यूटन। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल लोड निकाल लिया आपने, ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 60 किलो न्यूटन। ये 60 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट करेगा, इधर जहां पर आपको मैक्सिमम लोड है वहां से 1/3 और इधर से 2/3, इसका सेंट्रोइड ही होता है ट्रायंगल का, इधर से 2/3 इधर से 1/3, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहां पे अगर हम लिखना चाहें, यहां पर जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट था आपका डी, ये पॉइंट था आपका डी। तो यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज 4 मीटर, सी से 4 मीटर की डिस्टेंस पर ये एक्ट कर रहा होगा, और इधर से जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, क्योंकि ये टोटल कितनी थी, टोटल कितनी डिस्टेंस थी 6 मीटर थी, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर थी, तो 6 का 2/3 और इधर से 6 का 1/3। तो इस तरह से आप लोग जो है यूडीएल और यूबीएल को समझ सकते हैं। जब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको ये फंडामेंटल्स जो है हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप ये मान करके चलो कि जब हम आगे बीम को सॉल्व करेंगे, बोले तो बीम के ऊपर, बीम पे जो सपोर्ट्स लगी होंगी, रोलर सपोर्ट हो सकती है, हिंज सपोर्ट हो सकती है, पिक सपोर्ट हो सकती है, तो वहां पर रिएक्शंस हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है।
अब एक और होता है, तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लोड, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, 2 नंबर पूछ लेगा तो इतना सफिशिएंट है। लेकिन मैंने क्या बोला, 2 नंबर पूछेगा तो एक स्लाइड ये बना करके सारे डायग्राम एक साथ बना देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको अलग से समझाना होगा। ये पॉइंट लोड समझा दिया, ये आपने यूडीएल समझा दिया पूरा एग्जांपल के साथ, यूबीएल समझा दिया। एक होता है एक्सटर्नल मोमेंट, एक क्या होता है आपका, दैट इज अनदर वन इज एक्सटर्नल मोमेंट। क्या होता है एक्सटर्नल मोमेंट। मान लो कि यहां पर ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं आप इसको, फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है। तो लोड जो है वो क्लॉकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, आपको जो लोड दिखाना है, यहां पे मोमेंट की बात हो रही है, तो अ बीम में बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मोमेंट एट दी सर्टेन पॉइंट। देखो चार तरह के लोड है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है, मोमेंट भी हो सकता है। मोमेंट कैसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप कुछ भी यहां पर, क्योंकि यहां तो आप जनरल चीजें लिख रहे हैं, जनरल चीज समझा रहे हैं चीजें, तो यहां पर आप मोमेंट लिख सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कैसा है आपका बी है। तो मोमेंट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पर हमने एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिया है। आप एंटी क्लॉकवाइज देकर के भी एग्जांपल देकर के समझा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहां पे। और उसके बाद एक डीपीपी में क्वेश्चन आपको दूंगा। यहां पर मैंने आपको डीपीपी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर ये बात समझ आ गई कि यूडीएल और यूबीएल को हम कैसे डील करते हैं, तो रिएक्शंस कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आपको एक बीम दी हुई है, जैसे आपको ये एक बीम दी हुई है यहां पे, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मुझे बनाना है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मुझे बनाना है। तो आप मुझे पहले बताओ, यहां पर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आपका ए है, यस। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट सी यहां पर है, यहां पर डी पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं, एक नाम दे देते हैं यहां पे। चलो सबसे पहले तो मुझे आप रिएक्शन बता देना, सबसे पहले तो आप मुझे रिएक्शंस बता देना कि जो रिएक्शंस हैं वो कितनी आएंगी। यहां पर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। आप सभी जान चुके हैं कि रोलर सपोर्ट में क्या होता है, केवल एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख देंगे इसको, आरबी। यहां पर क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और आप इसको क्या लिखेंगे, आर ए एच लिखेंगे, इसको आप आर ए वी लिखेंगे। न्यूमेरिकल में बड़ा काम करेगा, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट ई पर एक लोड लगा हुआ है, तो यहां पर लोड दिखा दीजिएगा, यहां पर लोड दिखा दीजिएगा कि ये लोड है आपका, कितना लोड है, दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। इसके बाद पॉइंट सी से लेकर के डी तक, पॉइंट सी से लेकर के डी तक एक यूडीएल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यूडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट इज ये तो रेक्टेंगल की तरह है, तो 30 इंटू 30 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन पर मीटर होगा, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर, तो मीटर से मीटर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 किलो न्यूटन। और ये 90 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करेगा, बताया था यूडीएल है, सी से डी तक यूडीएल लगा हुआ है, तो ये कहां पर एक्ट करेगा, मिड में एक्ट करेगा। और कितना है टोटल लोड, दैट इज 90 किलो न्यूटन। क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, सी से डी तक 3 मीटर। अरे यूडीएल तो मिड में एक्ट करता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी से डी तक, दैट इज 1.5 मीटर। सॉरी, सी से डी तक नहीं, जहां तक ये लोड लगेगा वहां सी से डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 मीटर, और यहां भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में? यूडीएल को कैसे हमने टोटल लोड में कन्वर्ट कर लिया, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, इसका जरा डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर कौन सपोर्ट देख रहे हो, यहां पर तो फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस आती हैं। कितनी रिएक्शंस आती हैं, 3 आती हैं। चलो तो बना लो इसको, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं भाई, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, एक वर्टिकल और एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। बोलो यस और नो। चलो तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, ए, तो लिख देते हैं यहां पर पॉइंट ए है, पहले नाम लिख लेते हैं यहां पर, ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट आपका बी है, जैसे यहां पॉइंट ई था, ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट आपका बी है, यस दिस पॉइंट इज बी। ये पॉइंट आपका सी है,
ये पॉइंट आपका डी है। ओके चलो, तो सबसे पहले देखो जो पॉइंट ए है यहां पर एक फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है भाई? रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और फिक्स सपोर्ट पे, हिंज सपोर्ट पे दो और फिक्स सपोर्ट पे तीन आती है। तो यहां पर रिएक्शन तो दिखाओगे पहले, अरे भैया रिएक्शन दिखानी पड़ेगी कि नहीं? तो यहां पर आप दिखाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और क्या लिख दोगे इसको आप लिखोगे आर ए एच क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आर ए वी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, और एक मोमेंट रिएक्शन भी आ जाएगी एम ना, एम ए लिख सकते हैं, मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए। अब ये जो 35 डिग्री पर लगा हुआ है इसको रिजॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे रिजॉल्व करोगे भाई? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा? ये 20 किलो न्यूटन है, एंगल है 35, तो एस भाई एंगल के साथ कॉस आता है, तो ये हो जाएगा आपका यहां पे दिस इज दिस वन पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट बी पर एक लोड लगा होगा कितना? मतलब ये जो है आपका 20 किलो न्यूटन, क्योंकि ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है। तो क्या करोगे आप इसको? एक सेकेंड, चलो ऐसे ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये आपका हो जाएगा कितना? 20 cos 35, 20 cos ऊपर ही लिखते हैं है ना, दिस इज 20 cos 35। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका इस तरह से, लाइक दिस। ओहो, कुछ दोबारा इरेज करके लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, ये जो फोर्स था अपने पास कितना इनक्लाइन था ना, 20 किलो न्यूटन, तो इसको रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका 20 sin 35, ये हो जाएगा आपका 20 cos 35। ये पॉइंट था हमारा पॉइंट बी। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर यूडीएल की। तो यूडीएल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो घबराना नहीं है आपको। बोले कि सर आपने ऐसा बनवाया था एग्जाम में तो ऐसा आ गया, तो एक ही बात है ना, यूडीएल है, रेक्टेंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ टोटल लोड कितना हो जाएगा? इसकी लोड की इंटेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो बताओ ये टोटल लोड कितना आएगा? टोटल लोड विल बी इक्वल टू, और अब तो आसान हो गया, दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर, मीटर से मीटर गया 120 किलो न्यूटन। अब ये जो 120 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करने वाला है? 120 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट करेगा? इसके मिड में एक्ट करेगा। तो सी से और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर, तो 3 मीटर पे करेगा एक्ट। आई होप कि अब बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने 2 एग्जांपल और एक्स्ट्रा करा दिया आपको। तो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था। सी से डी तक की बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 6 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। तो यूडीएल को कन्वर्ट करने के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसको मिड में एक्ट करवा दीजिए। मिड में एक्ट करेगा, जितनी डिस्टेंस तक यूडीएल लगा होगा उसके मिड में एक्ट करेगा। ठीक है, यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया टोटल लोड में। लास्ट स्लाइड है आज की, ये मैं करा रहा हूं, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका बनाते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। दिस इज योर इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट डायग्राम। चलो तो बताओ कितनी रिएक्शंस आएंगे यहां पे? देयर विल बी 3 रिएक्शन, 5 मिनट लग रही है बस। 3 रिएक्शंस आएंगे यहां पे आएंगी 3 रिएक्शंस, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और एक मोमेंट रिएक्शन आएगी। एक आएगी मोमेंट रिएक्शन, पॉइंट ए है, तो ये हो जाएगा आपका आर ए एच, ये हो जाएगा आपका आर ए वी। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट आपका हो गया ए। ठीक है, यहां पर एक लोड लगा हुआ है ऑलरेडी, कितना है? दैट इज 20 किलो न्यूटन। तो इसको दिखाएंगे यहां पे, दैट इज 20 किलो न्यूटन। हाउ मच? 20 किलो न्यूटन। ये पॉइंट कौन सा है? दिस पॉइंट इज डी। अब सी से डी तक जो हमारा मेन पॉइंट है कि बी से सी तक या सी से बी तक कौन सा लोड लगा हुआ है? दैट इज यूबीएल। तो इसका टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 6 मीटर है, और हाइट कितनी है? 15, कितनी है? 15 न्यूटन पर मीटर। तो मीटर से मीटर गया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 345 हो जाएगा, है ना। तो यूनिट क्या आ जाएगी? 45 न्यूटन। किलो न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन भी, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर न्यूटन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो 45 न्यूटन है कहां पे एक्ट करेगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो 45 न्यूटन लोड आया टोटल लोड, यूवीएल को आपने टोटल लोड में कन्वर्ट कर लिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये एक्ट कहां पे करेगा? जैसे मिडिल में एक्ट करता है रेक्टेंगल, उसका जो यूडीएल होता है ये कहां पे एक्ट करेगा? तो ये पॉइंट सी है आपका, ये पॉइंट आपका डी है, ध्यान दीजिएगा, ये है पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका बी है। तो बी से डिस्टेंस कम होगी, सी से डिस्टेंस ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको बताया था इसकी पहले वाली स्लाइड में जब यूवीएल समझाया था। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है। तो लिख सकते हैं यहां पर ये टोटल लोड जो है कहां पर एक्ट करेगा? फ्रॉम पॉइंट सी, सी से कितनी डिस्टेंस होगी? फ्रॉम पॉइंट सी कितनी डिस्टेंस होगी? 2/3 इंटू 6, बोले तो 4 मीटर, बोले तो 4 मीटर पे ये एक्ट करेगा। फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसको यहां पर आप क्या करेंगे? दिखाएंगे, इधर से डिस्टेंस कितनी ज्यादा, इधर से डिस्टेंस कितनी कम। जहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 है वहां से डिस्टेंस ज्यादा होगी, जहां पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां से डिस्टेंस कम होगी। कितनी कम कितनी ज्यादा? इधर से 2/3, उधर से 1/3। तो चलो यहां पर आप दिखा दो इसको। तो यहां पर ये लोड आ जाएगा, यस। और कितना लोड आया था टोटल? ये 45 किलो न्यूटन, 45 किलो न्यूटन टोटल लोड हमने कैलकुलेट किया था। और इधर से जो डिस्टेंस रही होगी, ये डिस्टेंस रहेगी आपकी कितनी? दैट इज 4 मीटर। और इधर से डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी? दैट इज 2 मीटर। तो इस तरह से यूडीएल और यूबीएल को आप लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूबीएल भी लगा हुआ है, यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है और इंक्लाइन लोड भी है। आप लोग इसको जरा इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे जैसे अभी तक हमने किया है। अगर इतना आप कर ले, सब कुछ करा दिया है, बस ये मैंने कंबाइन कर दिए हैं, ये मैंने क्या कर दिए हैं? कंबाइन। तो ऐसे जैसे हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से आप इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। आज का अगर बेसिक लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इन बीम, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन एक टीम पूछ लेता है कई बार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, या फिर रिएक्शंस कैलकुलेट करवाता है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपने करना है। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। इसमें भी देखो यूडीएल लगा हुआ है, यहाँ यूडीएल लगा हुआ है, ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये अलग तरीके से, लेकिन बात एक ही है, ये ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो आपको CSIT का कॉम्बो पैक मिल जाएगा, EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यानी बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, जब तक आप पास आउट हो रहे होंगे एक बेहतर कंटेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाकी सभी के साथ जो है, अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स जो हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग बताया था आपको कि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।